तो अब अगर आपसे बोला जाए कि अमीनो एसिड्स को जाओ और प्रिपेयर करो, तो आप कैसे करोगे? उसी के लिए तो हमको देखना है ये प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो दो तरीके हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। आपको अमीनो एसिड्स के बहुत शानदार यील्ड मिलते हैं अगर आप गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस करोगे तो, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है कि अल्फा हेलो एस्टर्स को यूज करते हैं हम अल्फा हेलो एसिड्स की जगह। थोड़ा बहुत आइडिया इसका आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो आप करते क्या हो कि आप पोटेशियम थैलिमाइड लेते हो, उसका एस्टर के साथ अल्फा हेलो एस्टर के साथ, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन उस पर लगा हुआ है क्लोरीन, वो है हेलोजन, सो अल्फा हेलो एस्टर के साथ आप यहाँ पे रिएक्शन करवाते हो। एन पे माइनस है तो एन पे माइनस क्या करेगा जाके, एन पे माइनस जो है एक SN2 अटैक के टाइप से करेगा, इसके पीछे जाएगा और Cl को लात मार के बाहर निकाल देगा। जब Cl को लात मार के बाहर निकाला जाएगा Cl माइनस बना के, तो K प्लस भी उसके साथ हो जाएगा, K प्लस उसके साथ हो जाएगा तो KCl यहां से बाहर, ठीक है। आपके पास क्या बन गया? आपके पास ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एक सिंपल सा काम करना है, वो है हाइड्रोलिसिस। आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा लो तो होगा क्या, ये OH, ये H, ये इधर OH और इधर H, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे NH2 ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और खास बात देखो, यहाँ पे क्योंकि एस्टर है और आपको पता है कि अब जब हम एस्टर पे कभी भी पानी डालते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर H इधर OH, ठीक है। तो C2H5OH एल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे और अपना इधर एसिड बन जाएगा। तो फाइनली अपने पास क्या बन जाएगा, NH2 आएगा यहाँ पे, NH2 और इधर आएगा CH2COOH प्लस थैलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल फॉर्मेशन है, हमको सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू पहले से ही बताया कि क्या होगा। ये तो अपना मस्त वाला रिवीजन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला है, आप अमीनेशन करा लो अल्फा हेलो एसिड्स का। समटाइम्स अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो एसिड को हम कर लेते हैं डायरेक्ट अमोनोलिसिस विद एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया। क्या होगा, रिएक्शन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास CH3CH2COOH, सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर अल्फा हेलो एसिड बनाना है तो आपको HVZ रिएक्शन करवाना पड़ेगा, आता है। अब मेरे को आप एक बार बताओ कि जब आप HVZ रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको बताना है। HVZ रिएक्शन करवाया है, क्या प्रोडक्ट बनता है कि यहाँ पे अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड बन जाएगा। अल्फा पोजीशन पे एक हेलोजन का एडिशन हो जाएगा। क्या मैकेनिज्म है HVZ वगैरह का देखना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में जाके देख सकते हो, ठीक है। ये लगा। इसके बाद हम क्या कराने वाले हैं, NH3 का एक्सेस में अटैक कराने वाले हैं। NH3 कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। वो क्या करेगा, जाएगा इधर से कार्बन पे लात मारेगा, इससे क्या होगा कि ब्रोमीन को बाहर भगा दिया जाएगा। ब्रोमीन को बाहर भगा दिया जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, अपना एलेनिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आई बात, क्या बना यहाँ पे, एलेनिन। देख के चमकता है यार अब तो, कौन क्या है, किस पे किसका अटैक होगा, कैसा क्या वगैरह वगैरह, ठीक है। चलें आगे, चलो। तो ये तो बात हुई कि हमने प्रिपरेशन किया अमीनो एसिड का। अब अमीनो एसिड आपने बना लिया है, उनका आपने क्लासिफिकेशन कर लिया, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है भैया अमीनो एसिड की, ये नहीं देखोगे, बिल्कुल देखेंगे अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले देखो, अमीनो एसिड जो है उनको हम कॉमनली शो करते हैं एज कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप। जैसे कि ये बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन के साथ मैच ही नहीं करती है। कुछ तो अजीब हो जाता है कि ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप, इससे हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो है एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे कि काफी एसिडिक होना चाहिए लाइफ में, है ना, क्योंकि COH ग्रुप है, कोई भी अगर बेस आएगा तो वो COH से H प्लस खा के जाएगा, तो इसकी जो Ka की वैल्यू है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। सिमिलरली अच्छा बेस भी होना चाहिए क्योंकि NH2 ग्रुप है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो कि इसके स्ट्रक्चर के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। अब फोकस करेंगे, उनको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ये भी कंसिस्टेंट नहीं है इसके स्ट्रक्चर के साथ, सोच के देखो जरा। दो इन कॉन्ट्रास्ट टू अमीन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो अमीनो एसिड होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल क्रिस्टलीन सॉलिड्स होते हैं जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। ये बड़ा ही अजीब है, ये क्यों हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह में तो ऐसा नहीं होता, ना कि अमीन में ऐसा होता है। क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे क्यों मेल्ट हो रहे हैं? हमने इनके लिए जितना मेल्टिंग पॉइंट सोचा था उससे बहुत ही ज्यादा आता है। भाई स्ट्रक्चर को देख के आप थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा ही सकते हो ना कि कौन से टाइप के फोर्स लग रहे होंगे, मेल्टिंग कहां पे होगी वगैरह वगैरह। आप जो भी एनालिसिस करोगे जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा उससे बहुत ज्यादा आएगा,
तो ऐसा क्यों हो रहा है ये देखना है। दूसरी बात, ये जो है इनसॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, या और ये जो है ये बहुत ज्यादा पोलर में सॉल्युबल है, तो नॉन पोलर में तो इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम, पोलर में इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा। ये भी बड़ी अजीब बात है, क्योंकि हमने तो बोला था न्यूट्रल है ना। क्या हो रहा होगा यहां पे ऐसा, नॉन पोलर में सॉल्युबिलिटी कम, पोलर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ये स्ट्रक्चर से तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो सभी दो ही प्रॉपर्टीज हुई हैं, और प्रॉपर्टीज देखो आप, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो ऐसे बिहेव करता है कि बहुत ही ज्यादा डायपोल मोमेंट हो। ये फिर से मेरे को बात समझ में नहीं आ रही, बहुत ज्यादा डायपोल मोमेंट कैसे हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो, अगर हम यहाँ पे एलेनिन ही बनाए अगर हम, तो अगर आप इसका डायपोल मोमेंट देखोगे तो वो डायपोल मोमेंट कैसा आएगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, ठीक है। तो इफेक्टिवली तो हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये दोनों तो जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को एकदम कम कर देंगे, और इधर भी डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा तो नहीं होगा। जितना डायपोल मोमेंट इतना आता है, इसका आता है जो हमारे अमीनो एसिड्स का, उतना तो इसका स्ट्रक्चर से जस्टिफाई नहीं होता। तो ना मेल्टिंग पॉइंट जस्टिफाई हो रहा है, ना सॉल्युबिलिटी जस्टिफाई हो रही है, ना डायपोल मोमेंट जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है। ये तो तीन चीजें हुई। इसके अलावा क्या दिक्कत चल रही है भाई, एसिडिटी और बेसिसिटी, इसकी मैंने शुरुआत में बात की थी, वो भी जस्टिफाई नहीं होती है। एसिडिटी एंड बेसिसिटी कांस्टेंट आर रिडिकुलसली लो फॉर COOH एंड NH2 ग्रुप्स। हमने तो बात की थी, जैसे अगर आप CH3COH की बात करो तो 10 की पावर -5 के ऑर्डर का उसका कांस्टेंट होता है Ka। सिमिलरली आप NH3 ग्रुप की बात करो तो उसका भी 10 की पावर -5 के अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर का आता है। यहां पे जब आप Ka की वैल्यू देखोगे तो जो ग्लाइसिन है उसका Ka है 10 की पावर -10 के ऑर्डर का, Kb है 2.5 की पावर, मतलब 2.5 इंटू 10 की पावर -12 के ऑर्डर का। तो ये जो है 10 की पावर 5 टाइम्स कम है। सोचो आप, 1,00,000 गुना कम है जितना आपने सोचा था उसके। कितनी बड़ी बात है ये, कुछ तो भारी गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसा मैंने बोला था कि 10 की पावर -5 और Kb की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -4, 10 की पावर 5 की अप्रोक्सीमेट होती है, ठीक है। अब क्या करें, अब तो फंस गए, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो आप बोल रहे हो, जो स्ट्रक्चर है उससे जो हमने प्रॉपर्टीज एक्सपेक्ट करी थी उससे तो बहुत ही अलग आ रही है। तो यहाँ पे कुछ और ही चल रहा होगा, एग्जैक्टली कुछ और ही चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है देखते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बहुत कंसिस्टेंट है, एक डायपोलर आयन स्ट्रक्चर से जो अमीनो एसिड का होता है, जिसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होता है वो, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इंट्रामोलिकुलर। मतलब इसको क्या करते हैं, आप पानी में डालोगे तो ये क्या करता है कि COOH जो ग्रुप है वो तो अपना H+ दे देता है, और वो H+ NH3+ गेन कर लेता है। तो ये जो है ये किसकी तरह से एग्जिस्ट करते हैं, ये डायपोलर आयन की तरह से एग्जिस्ट करते हैं। अब यहां पे सब कुछ एकदम सही है, सारी जो हमने देखी थी चीजें वो एकदम कंसिस्टेंट है। सॉल्युबिलिटी, क्योंकि यहां पे तो चार्जेस हैं, सारे H पानी के जो हैं इसको आके घेर लेंगे क्योंकि उनके ऊपर डेल्टा+ है, सारे O इसको आके घेर लेंगे क्योंकि इस पे प्लस है, ठीक है। O पे डेल्टा नेगेटिव है, NH3 पे प्लस है तो ऑक्सीजन आ जाएंगे। सॉल्युबिलिटी हमको समझ में आई। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे आयनिक इंटरेक्शंस चल रहे हैं। आयनिक इंटरेक्शंस चल रहे हैं तो सॉलिड में जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमने समझा। एसिडिटी, बेसिसिटी को और डिटेल में समझेंगे। बाकी सारी प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं आई। मेल्टिंग हो गया, ठीक है। डायपोल मोमेंट भी बहुत हाई होगा क्योंकि साक्षात आयन ही बैठा है। तो मेल्टिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट हमको समझ में आया, सॉल्युबिलिटी हमको समझ में आई। अब बात करेंगे अपन एसिडिटी और बेसिसिटी की, ठीक है। तो हमको क्या समझ में आया, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, हाई डायपोल मोमेंट, एकदम वैसा ही है। अगर मैं आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे देता ज्विटर आयन वाला, तो एग्जैक्टली आप वो ही एक्सपेक्ट करते हो। बहुत हाई डायपोल मोमेंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, पोलर में सॉल्युबिलिटी, और एग्जैक्टली वो ही सब आता है। तो जैसा आपने सोचा था अमीनो एसिड वैसे नहीं निकले, तो छुपा रुस्तम निकले। ये तो ज्विटर आयन की तरह से एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। सो एसिड बेस प्रॉपर्टीज जो है वो भी अंडरस्टैंडेबल हो जाती हैं जब हमको ये रियलाइज होता है कि जो मेजर्ड Ka वैल्यू है वो एक्चुअली RNH3+ ग्रुप के करस्पॉन्डिंग थी, वो COH के करस्पॉन्डिंग नहीं थी। वो आपसे ऐसा ही है जैसे आपसे बोला जाए कि भैया आपके पास तो ये कंपाउंड है, अब इसका डिसोसिएशन हो रहा है एसिड के रूप में,
तो यहां से आप बोलोगे कि ज्यादा H+ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने तो बहुत अफिनिटी से अपने लोन पेयर जो है हाइड्रोजन को दिए थे, वो इतनी आसानी से हाइड्रोजन को लूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्या नहीं करेंगे? वो इतनी आसानी से हाइड्रोजन को लूज नहीं करेंगे। तो ये एक काफी वीक एसिड है, काफी वीक एसिड है ये। इसके करस्पॉन्डिंग जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि अच्छा Ka की वैल्यू अब जाके 10⁻⁻10 जो हमने देखी थी वो अप्रोक्सीमेटली वो अब हमको समझ में आ रही है, अब हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे चल के आ रहा होता है, ये एसिड की तरह से जब बिहेव करेगा पानी में डालने पर तो ऐसा कुछ हो रहा होता है। तो जब आप इसके लिए Ka का एक्सप्रेशन लिखोगे तो H3O+ इंटू इसकी वैल्यू, इसकी एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन जो हमारा एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है ना, एसिड की तरह से बिहेव करके क्या होगा? H+ देगा, तो ये तो एनायन बन जाएगा। ठीक है, इस केस में एकदम जस्टिफाइड है Ka की वैल्यू जो आ रही है। ठीक है, चलो अब देखो, जब सॉल्यूशन अमीनो एसिड का, अब मान लो हमने सॉल्यूशन को एल्कलीन बना दिया, तो डायपोलर आयन के साथ क्या होगा? एक बार आप सोच के देखो। देखो बहुत सिंपल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसके कंपैरिजन में? अभी बताता हूं किसके कंपैरिजन में। ये जो सब स्पीशीज बन रही है, यहां पे इसको हम चलो 2 बोल देते हैं। ये जो स्पीशीज बन रही है 2 वाली, वो 1 के कंपैरिजन में क्या है? भाई यहां पे क्या बन रहा है? ये वीकर बेस बन रहा है। अब देखो, आपने OH- डाला तो OH- तो स्ट्रॉन्गर बेस है। NH3+ की इच्छा नहीं होगी H+ देने की भी, तो भी OH- जबरदस्ती उससे खा के आएगा। ठीक है, होगा रिएक्शन रिवर्सिबल। पर जो H2O के कंपैरिजन में, जो H2O के साथ, मतलब जब हम इसको सिर्फ डायरेक्टली H2O में डालते तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ आ रही थी, अब उससे ज्यादा H+ आपको यहां पे मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रॉन्गर बेस डाल दिया, थोड़ी सी आपने जबरदस्ती कर ली। तो जब आप यहां पे OH- डाल दोगे तो पूरी जो स्पीशीज है यहां पे वो एनायनिक हो जाएगी। H2O के केस में भी एनायन बन रहा था, पर बहुत छोटा सा अमाउंट बनेगा, क्योंकि वहां पे तो डिसोसिएशन ही बहुत कम हो रहा था। पर यहां पे क्योंकि आपने OH- लिया है तो सब्सटैंशियल मात्रा में एनायंस का फॉर्मेशन होता है। और एनायन कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है भाई? एनायन ऐसा कुछ दिखता है। समझ में आई बात? तो यहां पे किसका फॉर्मेशन हो गया? अगर आपने एल्कलीन मीडियम का रखा है तो एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है। एल्कलीन मीडियम में कैसा होता है भैया हमारा अमीनो एसिड? एनायन के जैसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझो, है ना। क्यों? एल्कलीन मीडियम में वो एसिड की तरह से बिहेव करेगा। एसिड की तरह से बिहेव करेगा तो जो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो एनायन होगा, और वो एक वीक बेस होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्विलिब्रियम है, ये स्ट्रॉन्गर बेस से वीक बेस की तरफ जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जाएगा। ऑर्गेनिक में हम इतनी बार ये चीज देख चुके हैं। ठीक है, सुन में ये बात। और यहां पे H2 बनेगा वीकर एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस वीक एसिड की तरफ आप चले गए, मजा आ गया। ठीक है ना भाई। OH- H+ खाएगा तो पानी तो बनेगा, है ना। ठीक है, चलो अब मान लो आपने एनायन लिया हुआ है। ठीक है, आप इस पे अगर H+ डालोगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको जाना है, मान लो आपने इस पे H+ डाला, तो क्या बन जाएगा? यहां पे एक न्यूट्रल स्पीशीज बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी? एक न्यूट्रल स्पीशीज बन जाएगी, क्योंकि ये H+ जाएगा और कुछ ऐसी स्पीशीज ये ज्विटर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप फर्दर अगर रिएक्शन करवाओगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे एक कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पे बेसिकली बात क्या है कि आप जो है ज्विटर आयन पे H+ डालते हो। अगर आप ज्विटर आयन पे H+ डालते हो तो होगा क्या कि कैटायन बन जाएगा। मतलब ये समझने वाली बात है। ठीक है, ज्विटर आयन पे अगर हमने H+ का अटैक करवा दिया तो ज्विटर आयन एक कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H+ CO- के पास भी चल जाएगा, और यहां पे NH3+ तो पहले से ही था, तो नेट चार्ज कौन सा हो गया? यहां पे नेट चार्ज हो गया पॉजिटिव, तो कैटायन। पर अगर ये आपने OH- का अटैक करा दिया तो क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो OH- है वो NH3+ से एक H+ खा के आ जाएगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एनायन में। तो ज्विटर आयन पे आप H+ डालोगे तो कैटायन बनेगा, ज्विटर आयन पे आप OH- डालोगे या फिर अमीनो एसिड पे आप OH- डालोगे तो एनायन बनेगा। ठीक है, अब मैं ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता हूं? आपको लग रहा होगा यार ये कितना, इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे बोल सकते हैं? ये मतलब
कुछ तो इनके पास रीजन होगा कि ये ज्विटर आयन है, H+ डालने पर कैटायन बनेगा, OH- डालने पर एनायन बनेगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये कैसे कह सकते हैं? इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरे को एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन है। उससे पहले भी मेरे पास एक और तरीका है इसको इतने कॉन्फिडेंस से कहने का, और वो तरीका है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। किसका तरीका है वो? इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपने पहली बार कहां देखा था? सरफेस केमिस्ट्री में आपने इसको देखा था। मैं करता क्या हूं कि मैं अगर मान लो मैंने H+ डाला और मैं यहां पे कैथोड और एनोड लगा देता हूं, तो जो कैटायन है वो क्या करेगा? कैथोड की तरफ भागेगा। मेरे को दिख रहा है कि जो कैटायन है, मतलब जो भी स्पीशीज है, वो कैथोड की तरफ भाग रही है। इसका मतलब मैं क्या समझ जाऊंगा कि वो कैटायन है। तो जैसे मैं H+ डालूंगा, जो भी आपकी स्पीशीज है वो आपको कैथोड की तरफ भागती हुई दिखेगी क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब अगर मैं OH- डालूंगा तो आपको जो स्पीशीज है वो मतलब एनोड की तरफ भागती हुई दिखेगी क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपकी स्पीशीज है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से मैं इसका पता लगा सकता हूं। दूसरा मैं इसका पता लगा सकता हूं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से। इस पे आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड की, ये आपको बहुत अच्छे से समझनी है। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो चलो देखते हैं। जब आप एक सॉल्यूशन लेते हो अमीनो एसिड का और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जो प्लेस करते हो, तो पीएच क्या है सॉल्यूशन का, इस पे डिपेंड करेगा। जैसा कि अभी हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखा कि जो हमारी स्पीशीज है वो किस तरफ भाग रही है। पीएच पे क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि पीएच ही तो हमको ये बताएगा कि H+ की मात्रा ज्यादा है कि OH- की मात्रा ज्यादा है। बात समझ में आई? इतनी देर से हम क्या बात कर रहे हैं? H+ ज्यादा तो ऐसा, OH- ज्यादा तो ऐसा। अब H+ ज्यादा कि OH- ज्यादा, ये किससे इंफॉर्मेशन मिलती है हमको? पीएच से इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा कंसिडरेशन और है, वो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब देखते हैं क्या होता है। देखो भाई, हमको ये इक्विलिब्रियम के बारे में पता है, एनायन से ज्यूटर आयन से कैटायन, ये हमको पता है। ज्यादा H+ किया तो कैटायन, OH- ज्यादा किया तो एनायन। दोनों बैलेंस आउट हो गए तो मतलब ज्विटर आयन। अरे वाह वाह, क्या बना है? एनायन, ज्विटर आयन, कैटायन। ठीक है, समझ में आई बात? तो वो वाला पॉइंट जहां पे कि ज्विटर आयन का एग्जिस्टेंस है, नेट स्पीशीज न्यूट्रल है, वो कहलाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। बात समझ में आई? क्या कहलाता है वो? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और वो पॉइंट हम किससे निकालते हैं? वो वाला पीएच, ऐसा पीएच जहां पे कि ज्विटर आयन का एग्जिस्टेंस है, वो कहलाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या कहलाता है वो? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। एक पर्टिकुलर तो पीएच ऐसा होगा ना जहां पे कि जो दोनों का बैलेंस है, मतलब दोनों के जो फोर्सेस हैं H+ और OH- के, वो बैलेंस आउट हो जाएंगे और जो नेट स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी? वो न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, मतलब ज्विटर आयन की तरह से एग्जिस्ट करेगी, नेट कैटायन या एनायन की तरह से एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, वही होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्वाइट एल्कलीन सॉल्यूशन में एनायंस एक्सीड करते हैं कैटायन को, और नेट माइग्रेशन है अमीनो एसिड का एनोड की तरफ, ये हमने देख लिया। अगर हम क्वाइट एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो कैटायन एक्सिस में है तो कैथोड की तरफ भागेगा अमीनो एसिड, ये भी हमने देख लिया। इसकी जो बीच की सिचुएशन है, ना जहां पे कैटायन का डोमिनेंस ना जहां पे एनायन का डोमिनेंस, वो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अब अगर कैटायन और एनायन एग्जैक्टली बैलेंस्ड हो गए, मतलब कोई नेट माइग्रेशन नहीं हुआ इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते टाइम, तो इन कंडीशंस में जो मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस की तरह से एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ टाइम में एग्जिस्ट करता है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस है, न्यूट्रल है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, एनी स्मॉल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रोड इज सब्सिक्वेंटली कैंसल्ड बाय एन इक्वल मूवमेंट बैक टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड। मतलब ये क्या बोल रहा है कि हम कोई भी मॉलिक्यूल मान लेते हैं, एक एंड पे पॉजिटिव एक एंड पे नेगेटिव। अब इधर मान लो कैथोड हमने लगा दिया तो इधर जाने की कोशिश करेगा, पर सिमिलरली जो एनोड है वो नेगेटिव को अपनी तरफ बुला रहा होगा तो कहीं जा ही नहीं पाएंगे। ये ऐसी बात हो गई कि हमने बीच में किसी को खड़ा कर दिया, दोनों रस्सी बांधी, दोनों जो रस्सी खींचने वाले वो इक्वल है। अब दोनों खींचते रहेंगे, बीच वाला आदमी कहीं हिलेगा क्या? कहीं नहीं जाएगा। एग्जैक्टली सेम यहां पे सिचुएशन हो गई। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, जिसमें कि पर्टिकुलर अमीनो एसिड डज नॉट माइग्रेट नहीं करता, ना वो कैथोड की तरफ जाना चाहता है ना वो एनोड की तरफ जाना चाहता है,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंडर क्या कहलाता है, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, पीएच नहीं, इसको बोलेंगे पीआई ऑफ दैट अमीनो एसिड। क्या बोला जाएगा इसको, पीआई बोला जाएगा। वो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन या फिर वो पीएच, हम पीएच के टर्म में बात कर सकते हैं क्योंकि माइनस लॉग ऑफ H प्लस तो पीएच होता है, ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। वो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन या फिर वो पीएच जहां पे कि कोई नेट माइग्रेशन नहीं है, आप कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो, वो पॉइंट कहलाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या कहलाता है, वो पॉइंट कहलाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है, ठीक है, उस अमीनो एसिड का। समझ आई बात, ठीक है, चलो। The isoelectronic point pi is the pH at which the amino acid exists only as a dipolar ion with net charge 0, मतलब या फिर with no net charge, है ना। For glycine the isoelectronic point is at pH 6.1। तो अलग अलग जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड वेरियस अदर पैरामीटर्स। हमारे लिए ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम सबका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट याद करके बैठे, वो नहीं करना है हमको। पर अब कुछ एक चीजें हैं जो हमको समझ में आनी चाहिए। पहली तो ये आप याद रखना अभी के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ग्लाइसिन के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, 6.1 होता है, ठीक है ना। तो अब सवाल ये है कि क्या मैं कोई एक ऐसी चीज बता सकता हूं जिसका स्ट्रक्चर देखते ही आप पता लगा सको कि यार पीआई जो है वो क्या होगा, 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा। सोच के देखो जरा, कर सकते हैं। दो केसेस हैं जहां पे मैं डेफिनेटली 100% श्योरिटी से ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है। पहला केस है जब एक अमीनो एसिड के पास COOH ग्रुप होंगे NH2 ग्रुप से ज्यादा, तो उनका पीआई जो है वो 7 से कम होगा, ठीक है। देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो 7 होता है वो पानी का न्यूट्रल पॉइंट होता है, H प्लस और OH माइनस की मात्रा बराबर होती है। अब मान लो आपके पास कोई एक ऐसा अमीनो एसिड है RCOOH RNH2 और इधर है आपके पास एक और R, या फिर इधर डायरेक्टली हम इसको COOH लगा देते हैं, इधर हम CH लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे एक बात आप सुनना, मान लो अब आपने यहां पे pH = 7 रख रखा है। जब आप यहां पे pH = 7 रखोगे तो बाहर से तो जो H प्लस और OH माइनस की मात्रा है वो बराबर है। अब यहां पे होगा क्या, ध्यान से समझना, यहां पे होगा क्या कि pH = 7 पे ये जो CO माइनस है ये थोड़ा सा डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो COH है ये H प्लस और किस में डिसोसिएट हो जाएगा, COO माइनस में, ये वाला भी डिसोसिएट हो जाएगा। और ये जो NH2 है ये एक H प्लस ले लेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट लगा के आप एक बार जरा सोचने, मतलब कोशिश करना सोचने की। अगर pH 7 है तो ये जो स्पीशीज है ये कुछ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, CO माइनस NH3 प्लस COO माइनस। यहां पे आपको स्पीशीज क्या दिख रही है, नेट नेगेटिव दिख रही है। ये pH = 7 की बात हो रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई H प्लस है ही नहीं। कोई H प्लस मतलब H प्लस और OH माइनस पानी में तो बराबर है, इस मतलब pH = 7 पे जो सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस है उनकी संख्या एकदम बराबर है, ठीक है। तो जो COH और इधर भी COH है उसका डिसोसिएशन हो जाएगा, और जो NH2 है वो पानी में से H प्लस लेके इस स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा। पर अब अगर मान लो कि मैंने pH मान लो फॉर पर्टिकुलर कोई भी एक इसी एसिड के लिए मैंने मान लो pH रख रखा है 2 के बराबर। pH अब अगर मैंने 2 के बराबर रख रखा है, आप इसको इस तरह से समझो कि यहां पे आपको 2 COOH के डिसोसिएशन को एक NH2 के डिसोसिएशन से बैलेंस आउट करना है, तभी जाके स्पीशीज न्यूट्रल रहेगी। ये बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि COH जो है वो ज्यादा है तो उनका पलड़ा भारी है। तो अगर आपको एक ऐसा pH ले लेते हो जो कि न्यूट्रल है जहां पे 7 है, तो जितना COH का डिसोसिएशन होगा उतना ही अप्रोक्सीमेटली NH2 का भी डिसोसिएशन होगा, ठीक है। ये मतलब NH2 सॉल्यूशन से H प्लस को लेगा, मतलब COO माइनस जितने बनेंगे उतने ही NH2 प्लस भी बनेंगे अगर एक COH ग्रुप होता और एक NH2 ग्रुप होता। पर अभी यहां तो सिचुएशन चेंज है, 2 COH जाके डिसोसिएट हो जाएंगे CO माइनस में, और एक NH2 सॉल्यूशन से H प्लस लेके NH3 प्लस में कन्वर्ट होगा। नेट चार्ज क्या हो गया, नेट चार्ज हो गया किसका, नेगेटिव का। हम ये नहीं चाहते। तो आपके पास जब दो पहलवान हो, एक तरफ रस्सा कशी में और एक तरफ एक पहलवान हो, तो आप एक काम क्या करो कि दो जो पहलवान हैं उनको वीक लगाओ,
सिंपल सी बात है। देखो आपको एक आदमी को बीच में खड़ा करना है, उस तरीके से सोचना है। आपने आप एक आदमी को बीच में खड़ा कर रखा है। अब एक तरफ तो आपने 2 आदमी लगा दिए, एक तरफ आपने 1 आदमी लगा रखा है। अब आप ये चाहते हो कि बीच वाला जो आदमी है, जो रस्सी से बंधा हुआ है, वो कहीं भी खिंच के नहीं जाए। तो आप क्या करोगे? जो एक पहलवान है उसको बहुत ताकतवर लगा दोगे, जैसे क्रिश मूवी में वो जो अकेले ऋतिक रोशन जो होता है वही सबको खींच डालता है। सिमिलरली वैसा है हम करेंगे। तो एक तरफ बहुत ही पक्के पहलवान को लगाएंगे, दूसरी तरफ 2 कमजोर को लगाएंगे, तभी जाके तो बैलेंस आउट होगा। यहां पे भी हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। जो हमको COH है, COOH है, उसको हमको वीक बनाना पड़ेगा। कि मतलब COOH जो COO माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कम कन्वर्ट हो। ऐसा कब होता है? ऐसा होगा कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, क्योंकि यहां पे H+ बनेगा। अब आप पहले से ही बहुत सारा H+ सॉल्यूशन में डाल के रखो, पहले से बहुत सारा H+ सॉल्यूशन में डाल के रखोगे तो ये इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ भागेगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो अब क्या होगा कि 0.5 डिसोसिएशन हो जाएगा दोनों COH का, और NH2 पूरा का पूरा H+ ले लेगा सॉल्यूशन में से। तो 0.5 + 0.5 इतना नेगेटिव का चार्ज हो गया टोटल -1 का, ठीक है ना। और इधर से 1 + 1 का टोटल चार्ज बैलेंस हो गया। बात समझ में आई? बेसिकली आपके पास क्या था कि COH का अमाउंट ज्यादा था आपके अमीनो एसिड में, तो आपको ये डर लग रहा था कि यार अगर मेरे को इनको न्यूट्रल रखना है, मेरे को इनका PI अगर निकालना है, पता करना है, तो pH = 7 पे तो क्या होगा कि दोनों की ताकत एकदम बराबर ही होगी। दोनों की ताकत बराबर होगी तो 2 - 1 + एनायन की तरह, मतलब एनायन की तरह से एग्जिस्ट करेगा। पर अगर अब हम H+ की मात्रा बढ़ा दे सॉल्यूशन में, तो दोनों जो COOH है उनकी डिसोसिएशन पावर कम हो जाएगी, तो फिर जो NH2 है वो बैलेंस आउट कर लेगा। तो इसलिए आपको जब भी ऐसा दिखे कि कोई भी एक अमीनो एसिड हो जहां पे नंबर ऑफ COH ज्यादा हो, तो जो उसका PI होगा वो <7 होगा, PI <7। ठीक है, इसकी सेम उल्टी बात एग्जिस्ट करेगी किसके केस में? अगर NH2 ग्रुप ज्यादा हुए, ठीक है, NH2 ग्रुप अगर ज्यादा हुए तो वो क्या यहां पे करेंगे, यहां पे होगा क्या, यहां पे कुछ ऐसा इक्विलिब्रियम बनने वाला है। OH- आयंस यहां पे फर्निश होंगे। OH- आयंस अगर यहां पे फर्निश होंगे और NH2 ग्रुप ज्यादा है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे वापस से अपन वैसे ही कुछ बना लेते हैं। ठीक है, ये दोनों पानी में से क्या ले लेंगे, H+ ले लेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। pH = 7 पे ये 0.5, ये तो पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये सिर्फ एक ऐसे रैंडमली वैल्यूज उठा रहा हूं मैं 1 वगैरह की, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना 1, pH = 7 पे। फिर से अब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज्यादा हो गई, तो जो आपकी पूरी स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये हम नहीं चाहते। ठीक है, बात समझ में आए? तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम ऐसा कुछ जुगाड़ करेंगे कि इनकी पावर जो है वो 0.5 हो जाए। तो ऐसा जुगाड़ आप कैसे करोगे, पहले से सॉल्यूशन में OH- की मात्रा बढ़ा दो, कॉमन आयन इफेक्ट से डिसोसिएशन हो जाएगा कम, बस। तो जितने भी वैसे अमीनो एसिड है जिसमें कि NH2 की मात्रा COOH ग्रुप से ज्यादा है, उनका PI 7 से क्या होगा, PI उनका 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर समझने में थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको हो गया हो, अगर थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको कॉमन आयन इफेक्ट भी लगाना है, नंबर ऑफ चार्जेस का भी ध्यान रखना है, तो आप इसका एक सिंपल सा की पॉइंट याद रखना कि NH2 more than COOH, this implies PI more than 7. COOH more than NH2, this implies PI less than 7. ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में छाप लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो अब आपको एलेनिन का जो है pH = 2.5, 10.5 और 6 पे स्ट्रक्चर लिखना है। एलेनिन का मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसके लिए PI की वैल्यू है 6 के बराबर। फॉर एलेनिन PI = 6। तो देखो PI = 6 पे सबसे पहले हम 6 पे ही रख लेते हैं। सो pH = 6 पे तो ये ज्यूटरायन की तरह से एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ना नेट पॉजिटिव चार्ज है और ना नेट नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, अब बात करते हैं हम pH = 2.5 पे। pH = 2.5, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा होगा,
मतलब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने एक्सेस ऑफ H प्लस डाल दिए हैं। जब हम एक्सेस ऑफ H प्लस डालते हैं तो होता क्या है भाई, एलेनिन को बना लेते हैं हम, इसका ज्यूटर आयन बना लेते हैं। ठीक है, ये तो है pH इज इक्वल टू 6 पे। अब जब आप pH इज इक्वल टू 2.5 कर रहे हो तो होगा क्या, होगा ये कि यहां पे ये जो माइनस है CO माइनस, वो भी सॉल्यूशन में से H प्लस को पकड़ के ले आएगा और ऐसा हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया pH इज इक्वल टू 2.5 पे। ठीक है, बात समझ में आई। चलो अलग अलग ही बना लेते हैं हम, समझ में आ गया हमको। तो ये तो बात है pH इज इक्वल टू 6 पे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया NH3 प्लस COOH, pH इज इक्वल टू 2.5 पे। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको समझ में आई कि Pi से कम pH हुआ तो जो हमारा अमीनो एसिड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर Pi से कम pH हुआ तो जो हमारा क्या है अमीनो एसिड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब मैं अगर pH इज इक्वल टू 10 कर देता हूं तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नेट चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। pH इज इक्वल टू 10 पे होगा क्या, OH माइनस आएगा और इसका H प्लस भी खा के चल जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसका मतलब यहां से भी मेरे को एक की पॉइंट समझ में आया इस क्वेश्चन को करने से, वो क्या है, वो है ये अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज होगा, कि मतलब कैथोड की तरफ मूव करेगा अगर pH लेस देन Pi। सो पॉजिटिव फॉर pH लेस देन Pi, ये पहला की पॉइंट हुआ। दूसरा हो गया कि नेगेटिव फॉर pH मोर देन Pi। बस, तो ये दो की पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन से दो की पॉइंट, पूरा इसका ओवरऑल एनालिसिस यही है, कुछ और याद रखो मत रखो, याद कर लेना इसको चुपचाप कि भैया pH अगर Pi से कम हुआ तो पॉजिटिव, pH अगर Pi से ज्यादा हुआ तो नेगेटिव, ये पहला। दूसरा की पॉइंट क्या था कि अगर NH2COOH से ज्यादा हुए तो जो Pi है वो 7 से ज्यादा होगा, और अगर NH2 लेस देन COOH हुए तो जो Pi है वो लेस देन 7 होगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये दो मेन की पॉइंट अपने हो गए, है ना। सो अमीनो एसिड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा अगर pH ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन Pi। ठीक है, तो देखो अब हम यहां पे एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमारे दोनों की पॉइंट्स के बलबूते पर ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन पहले बताता हूं आपको, फिर की पॉइंट वापस लिख लेंगे। सब्स्टिट्यूट से R1 R2 फॉर 9 कंपाउंड, सब्स्टिट्यूट ये है और कंपाउंड ये है। ठीक है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पेप्टाइड। पेप्टाइड के बारे में थोड़ा टाइम बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमारा फोकस है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के एप्लीकेशन पे। ठीक है, 9 कंपाउंड्स के लिए आपको सब्स्टिट्यूट्स दिए हुए हैं, ये पूरी टेबल आपके सामने बनाई गई है। इसमें से बोला है कि कितने कंपाउंड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं pH इज इक्वल टू 7 पे। अब ये जैसे ही आपको देखे कि pH इज इक्वल टू 7 पे पॉजिटिवली चार्ज कोई बायोमोलिक्यूल, इसका मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो पिक्चर में आएगा, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या बोलता है, pH लेस देन Pi मतलब पॉजिटिव। ठीक है, pH मोर देन Pi मतलब नेगेटिव। हमें किसकी बात करनी है यहां पे, हमें यहां पे बात करनी है पॉजिटिव की। तो नेगेटिव वाले की पॉइंट को भूल जाओ। ये हमारा दूसरा वाला की पॉइंट था। पहला की पॉइंट क्या बोलता था कि NH2 की मात्रा अगर COOH से ज्यादा हुई तो जो Pi है वो 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, NH2 की मात्रा COOH से कम हुई तो जो Pi है वो 7 से कम होगा। अच्छा, अब हमारे यहां पे किस पॉइंट की बात की जा रही है, pH इज इक्वल टू 7, और हमसे बोला जा रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज। तो जब आप इस की पॉइंट को यूज करोगे तो ये की पॉइंट आपको क्या बताएगा कि pH इज इक्वल टू 7 पे पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए Pi जो है वो मोर देन 7 होना पड़ेगा, तभी तो pH जो है वो Pi से कम हो पाएगा। मान लो Pi इज इक्वल टू हो गया आपका 8, ठीक है, pH कितना है 7, तो Pi pH से ज्यादा हो गया 8 मोर देन 7, मतलब जो है हमारा अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज हो पाएगा। तो यहां से हमको एक बात समझ में आई कि Pi इज ग्रेटर देन 7 होना चाहिए है। तो अभी आपको यहां पे क्या दिख रहा है, कौन सा ऐसी कंडीशन दिख रही है जहां पे Pi 7 से ज्यादा होगा, ये वाली कंडीशन दिख रही है। तो इस वाले को भी हटाओ। तो दोनों की पॉइंट का एक एक पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे हो गया। ठीक है, तो अब हमको वैसे कंपाउंड ढूंढने हैं जिसमें NH2 की मात्रा COOH से ज्यादा हो।
वो जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है ये क्वेश्चन, सिंपल सी चीज में ब्रेक हो गया कि आपको ऐसे कंपाउंड्स ढूंढने हैं जहां पे कि NH2 की मात्रा COOH से ज्यादा हो। सिंपल है कि नहीं है? 2 की पॉइंट अगर आपने दिमाग में रख लिए तो आपकी जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी। अच्छा तो देख लेते हैं भाई, R1 और R2 पे हमने H लगाया। अभी देखो पहले तो ये काउंट कर लो कि कितने यहां पे COOH हैं। देखो ये जो NHCO ग्रुप होता है ये न्यूट्रल होता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है? इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये न्यूट्रल है, इसका एसिडिटी बेसिसिटी में कोई इसका इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो इस कंपाउंड में एक हमारे पास CO माइनस है, एक हमारे पास NH3 प्लस है, ठीक है? मतलब एक COOH और एक NH2। अभी तो ये एकदम बैलेंस्ड है। अब मान लो मैंने R1 में H लगाया, R2 में H लगाया, तो NH2 और COOH एकदम बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ा तो pH इज इक्वल टू 7 पे हम इनके बारे में कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो ये हमारा आंसर नहीं है। H और CH3, यहां पे भी NH2 और COOH बराबर, ये भी सही आंसर नहीं होगा क्योंकि डेफिनेट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। CH2 COOH और H, ओहो यहां पे तो COOH की वैल्यू हो गई 2 और NH2 रह गए 1, तो मतलब इसमें तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। CONH2 ग्रुप जो होता है न्यूट्रल होता है, इसका कोई हाथ नहीं होता किसमें, एसिडिटी बेसिसिटी में, तो इसकी तो हमको परवाह करनी नहीं है। यहां पे हमको दिख रहा है एक NH2 ग्रुप, तो NH2 की संख्या हो गई 2, NH2 जीत गया COOH से, मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब हमारा ओवरऑल कंपाउंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया एक, पहला ये हो गया, ठीक है ना? CONH2 दोनों न्यूट्रल, कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। ओहो दोनों में NH2, अरे क्या बात है, फिर से NH2 की मात्रा COOH से ज्यादा, तो ये भी हमारा आंसर हो गया, ठीक है? फिर COOH CONH2, ये तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि CONH2 तो कोई इसका फर्क नहीं पड़ता एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ पे, COOH का पड़ता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। एक और बात, एल्कोहलिक ग्रुप न्यूट्रल होता है अमीनो एसिड्स के केस में, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर यहां पे NH2 आ गया, तो मतलब NH2 की मात्रा COOH से ज्यादा, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज रहेगा pH इज इक्वल टू 7 पे, क्योंकि इसका PI जो है वो 7 से ज्यादा रहेगा, ठीक है? CH2 होल 4 NH2, ठीक है? तो ये हमारा NH2 की मात्रा ज्यादा हो गई, CH3 तो न्यूट्रल होता है, तो ये भी हो गया हमारा आंसर। समझ में आई बात? सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको दोनों की पॉइंट पता होने चाहिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये बात हुई हमारी किसकी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की। और आपको एक बात और बता देता हूं यहां पे कि ये जो क्वेश्चन है ये JEE एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अब आपने हाईएस्ट पॉसिबल लेवल का क्वेश्चन कर लिया और आपको ये आसानी से लग भी रहा है कि ये हो जाएगा, मतलब आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट तो आपका पक्का हुआ, ठीक है?